हेलो, गुड आफ्टरनून और नमस्ते सभी को। यूकेपीएससी लैब असिस्टेंट हायर एजुकेशन में जीएस के लिए और आपका जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, उसके लिए हमने टेस्ट सीरीज़ लॉन्च कर दी है फ्रॉम 1 अप्रैल। और आपको जो हैं 5 टेस्ट जो हैं दिए जाएंगे, जिसमें एज़ केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता है कि उसमें 200 मार्क्स के 200 ही क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 3 घंटे का टाइम होगा और इस तरीके से हम आपके लिए 5 टेस्ट सीरीज़ दे रहे हैं। तो डैट मीन्स 1000 क्वेश्चंस का आप रिवीजन करेंगे फॉर द सब्जेक्ट केमिस्ट्री। और जीएस के भी 5 से 6 टेस्ट, 5 तो मिनिमम टेस्ट आपको दिए ही जाएंगे, जिसमें टेस्ट 1 हो चुका है और उस पर मैं चर्चा भी करूँगा कि किस तरह के क्वेश्चंस हम दे रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे क्योंकि जीएस का जो पोर्शन होता है आप सभी को पता है, अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस वहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो इसीलिए हमने कोशिश करी है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं यूकेपीएससी के माध्यम से, उसके बेसिस पे हम जीएस की तैयारी करेंगे या जीएस के इन 500 क्वेश्चंस को आपको देंगे। तो आपको पता है जीएस पेपर 1 है आपका, जो कि 100 मार्क्स का है और इसके लिए 120 मिनट्स या 2 घंटे आपको दिए जा रहे हैं। नेगेटिव मार्किंग 0.25 है, चाहे वो आपका जीएस का पोर्शन है या फिर आपका सब्जेक्ट का पोर्शन है। और अब भी यदि बच्चे कुछ अगर जीएस उनका कवर नहीं है और वो जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, तो जो जीएस का बैच है, ठीक है, सटीक जीएस उसमें पढ़ाया जाएगा पीवाईक्यू एनालाइज करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिलेबस और पीवाईक्यू एनालाइज करके जीएस पढ़ेंगे और इसके लिए बैच है मात्र 99 रुपये। ठीक, और इस बैच की कुछ क्लासेस हो चुकी हैं, जैसे मैं ज्योग्राफी पढ़ा चुका हूँ, पॉलिटिक्स में पढ़ा चुका हूँ, बेसिक कंप्यूटर एप्लीकेशंस ये मैं वहाँ पे पढ़ा चुका हूँ। तो आप ये जो टॉपिक्स हैं यूट्यूब पे हमारे ही चैनल पे ओजीसी साइंस पे अवेलेबल हैं, आप वहाँ पे देख सकते हैं। और इसके अलावा जो टॉपिक रह गए हैं, जैसे इंडियन हिस्ट्री हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री हो गया, उत्तराखंड का इतिहास, या इंडियन इकोनॉमी हो गया, उत्तराखंड कल्चर हो गया, और करंट अफेयर जो कि रनिंग में है भी। और वो करंट अफेयर आपको लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस में भी हेल्प करेगा। तो आप अगर टेस्ट सीरीज़ पहली बात अपना सिलेबस जीएस का कंप्लीट करना चाहते हैं, तो बहुत ही मिनिमल अमाउंट रखा गया, 99 रुपीज़ में कंप्लीट आपको वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे। टेलीग्राम पे रिकॉर्डेड बैच होगा, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ के साथ चाहते हैं, अगर केमिस्ट्री से आप टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन करना चाहते हैं, तो केमिस्ट्री का जो ये 1000 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज़ है, ये 149 में है और इसके साथ हम आपको जीएस का भी प्रोवाइड कराएंगे। और जो कोर्स लेना चाहते हैं वो भी 149 में, 99 का कोर्स, और बाकी आप 49 या 50 में आप मान के चलिए टेस्ट सीरीज़ आपके पास 5 टेस्ट सीरीज़ दी जाएंगे। मतलब 10 रुपीज़ की एक टेस्ट सीरीज़, बहुत ही मिनिमल सा अमाउंट इसके लिए रखा है। तो अगर आप जीएस के कोर्स के साथ टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं तो 149 की है। और यदि आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं केमिस्ट्री और जीएस का, तो वो भी 149 है। और जिनको जीएस तैयार करना है, केवल जीएस पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैं कहानी बता चुका हूँ। ठीक है, क्लासेस जिनको ये देखना है कि सर क्लासेस कैसे होती हैं, तो वो आप यूट्यूब पे जो हमारी ज्योग्राफी क्लास है, पॉलिटी की क्लास है, उसको आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन था कि नीलगिरी हिल्स पे आपके ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट मिल रहे हैं, और ये एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में प्रश्न पूछा गया था, मैंने आपको जीएस में पढ़ाया भी था। फिर एक क्वेश्चन था कि जो साउथ इंडिया है उसकी सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन सी है, आपको रिवर जब पढ़ाया था, ड्रेनेज पढ़ाया था, एक ही क्लास थी 2-2.5 घंटे की, उसमें से ये क्वेश्चंस आपको देखने को मिले थे। तो मैं ये कहूँगा, पहले आप देख लीजिए, संतुष्ट हो जाइए। अगर लगता है तो मात्र 99 रुपये में आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। और जिनको भी बैच ज्वाइन करना है, वो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टेलीग्राम का, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो खैर शुरू करते हैं अब ये टेस्ट 1 को, जिसकी मैं आपसे चर्चा करूँगा किस तरह के प्रश्न हैं, 100 क्वेश्चन हमने कैसे दिए हैं। तो पीवाईक्यू बेसिस पे ये क्वेश्चन हमने दिए हैं। और कुछ क्वेश्चंस जैसे पीवाईक्यू वाले हैं वो ओल्ड हो गए हैं, मतलब मान लीजिए करंट का अफेयर था, ओल्ड हो गया, तो उसी को मैंने रिफॉर्म करके न्यू करंट अफेयर में, जो अब ट्रेंडिंग में आपका करंट अफेयर चल रहा है, उसमें मैंने उसको रिफॉर्म कर दिया है। ठीक है, जैसे हिस्ट्री का क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन, इन विच अमंग द फॉलोइंग मेटल लार्जेस्ट नंबर ऑफ कॉइन्स वर इशूड इन गुप्ता एरा। तो गुप्ता एरा में जो है लार्जेस्ट कॉइन किसके जो है दिए गए थे, तो गोल्ड के कॉइन
ठीक है, और इसको गोल्डन एरा भी कहा जाता है। और आपने देखा भी होगा कि गुप्ता एरा में लक्ष्मी जो है गोल्ड कॉइन पे रहती थी, और किंग या क्वीन या किंग जनरली वीणा बजाते हुए उसमें दिखाए गए हैं, है ना। तो ये गुप्ता का गोल्डन एज जिसमें गोल्ड कॉइन दिए गए हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड क्वेश्चन है और ये काफ़ी स्टेट पीसीएस में ही पूछा जा चुका है कि हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली वुमेन प्रेसिडेंट कौन रही? तो राइट आंसर इज एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट जो है इनको पहली वुमेन कांग्रेस इंडियन नेशनल कांग्रेस की पहली प्रेसिडेंट देखा गया है। आगे, इन एन एग्ज़ाम अ स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स and still failed by 20% marks. If the passing percentage is 40%, then what are the maximum marks of the exam? ठीक है, और जो बच्चे हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं वो भी इसको हिंदी में पढ़ सकते हैं। तो कह रहा है कि एग्ज़ाम में एक बच्चे के केवल 40 मार्क्स आए और कह रहा है वो फेल हो गया 20% से, मतलब 40 मार्क्स हैं और यदि उसके 20% मार्क्स और होते ना तो पास हो जाता। भाई 20% मार्क्स से फेल हो गया, डेट मीन्स क्या है कि 40 नंबर हैं, 20% और होते तो वो पास हो जाता, है ना। तो यही तो मतलब बना, इफ़ द पासिंग परसेंटेज। अच्छा, अब कह रहा है जो पास होने के मार्क्स हैं वो 40% हैं। ठीक है, पास होने के मार्क्स यदि 40% हैं तो कह रहा है मैक्सिमम मार्क्स कितने होंगे। तो भाई सिंपल सी बात है कि 40 उसके नंबर आए हैं, 20% से वो फेल हो गया, मतलब 20% और आता तो पास हो जाता। तो 40 अगर मार्क्स है उसमें अगर मैं 20% और जोड़ दूँ तो ये पासिंग मार्क्स के बराबर ही तो होगा। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए किसी बच्चे के 100 मार्क्स आए हैं, अब मान लीजिए वो पास होने, अगर उसको पास होना है तो 20 नंबर और चाहिए, तो हम ये तो कहेंगे कि भाई 100 में अगर 20 जोड़ देता और उसके 120 मार्क्स होते तो वो पास हो जाता। तो यही चीज़ मैं आपसे यहाँ पे कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे आप इसको आप सॉल्व कर सकते हैं, परसेंटेज को एक साइड ले जाइए। तो 40 बराबर कितना आ गया सर? ये आ गया 40 में से 20 गया सर, 20% आ गया। सिंपल सी बात है। अब मैक्सिमम मार्क्स आपको पता है मैक्सिमम मार्क्स कितना होता है सर? 100% होता है। ठीक है, 20% की वैल्यू 40 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी सर? 40/20 होगी, है ना। ये तो बहुत सिंपल सी कहानी है सर। 1% की वैल्यू कितनी होगी? 40/20 होगी। निकाल के देख सकते हैं कि भाई आपको पता है अगर 100 रुपये की, है ना, 200 टॉफ़ी आती हैं, मैं बोलूँ 1 रुपये की कितनी टॉफ़ी आएगी, तो आप सिंपल कहोगे सर 1 रुपये की 2 टॉफ़ी आएंगी। कैसे? भाई आपने क्या करा, 100 को यहाँ डिवाइड में ले आए, है ना। इसको हम यूनिटरी मेथड भी कहते हैं। तो उसको आप डिवाइड कर लीजिए, 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू कितनी होगी? जब 1% की वैल्यू 2 है तो 100% की वैल्यू 100 × 2, दैट मीन्स 200, है ना। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने हो जाएंगे सर? मैक्सिमम मार्क्स 200 हो जाएंगे। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। और इस वाले टेस्ट में मैंने क्या करा है कि जीएस थोड़ा सा ज़्यादा रखा है। जीएस का मतलब जो आपके जनरल एप्टीट्यूड का पोर्शन है वो मैंने कम रखा है, और जो आपका जनरल नेचर है एग्ज़ाम का वो मैंने ज़्यादा रखा है। डेट मीन्स आपका जो इंडियन हिस्ट्री है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है या उत्तराखंड कल्चर है, उसके क्वेश्चंस मैंने ज़्यादा रखे हैं। बट अब जो अगले टेस्ट मैं आपको प्रोवाइड करूँगा, ऑब्वियस बात है जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करेंगे तो वह ऑब्जर्व करेंगे कि मैंने जो क्वेश्चंस दिए होंगे वो, जैसे आपको मैंने बताया था, ये सब एनालिसिस मैं करा चुका हूँ कि आपके पास टोटल यहाँ पे 10 पोर्शन है। जीएस में 10 पोर्शन है तो एक पोर्शन से लगभग मान के चलिए 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो मैथ और रीजनिंग के भी ऐसा मान सकते हैं कि 5 मैथ के क्वेश्चन होंगे और 5 ही रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, बट इस बार मैंने क्या करा है, थोड़ा सा मैथ रीजनिंग का पोर्शन कम दिया है। ठीक है, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करा सकूँ। चलिए आगे, ये करंट का क्वेश्चन भी मान सकते हैं क्योंकि आपने देखा है कि सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जिस पे अभी चर्चा का विषय रहा है, जनवरी फरवरी में स्टेटमेंट था कि हम CAA को पूरा लागू कर देंगे, और इसमें जो भी 2014 से पहले के रेसिडेंट हैं और वे रेसिडेंट यदि आपके हिंदूज़ हैं या माइनॉरिटीज़ हैं, जिसमें आप देख रहे हैं सिख हैं, पारसीज़ हैं, जैन्स हैं और बुद्धिस्ट हैं, यदि ये अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से आए हैं तो ऑब्वियस बात है उनको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू ग्रांट सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड माइनॉरिटीज़ ग्रुप ऑफ अफगानिस्तान, बांग्लादेश एंड पाकिस्तान। ठीक है, चलिए आगे। अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार ये क्वेश्चन रिपीटेड पूछा गया है कि इमीडिएट पेमेंट सिस्टम IMPS, ठीक है, इंस्टेंट पेमेंट इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है इंडिया का, ये किसके द्वारा ऑपरेटेड किया जाता है? तो जो IMPS है, ठीक है, IMPS ये नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया NPCI के द्वारा जो है रेगुलेट किया जाता है। इमीडिएट पेमेंट सिस्टम आपका क्या है?
तो आप देखते हैं जिसमें आप भीम यूपीआई है ना यूज़ करते हैं, भीम यूपीआई अब तो खैर सभी के लिए कॉमन हो गया है। भीम यूपीआई जो आप ट्रांसफ़र करते हो यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, वो जनरली रन करता है आईएमपीएस पे ही, और उसको कौन रेगुलेट करता है? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऐसी दो और मोड होते हैं अगर आपने सुना हो, आरटीजीएस, ठीक है, और एक सुना होगा नेफ्ट, है ना, नेफ्ट और आरटीजीएस। इसको कौन रेगुलेट करता है? सर इसको रेगुलेट करता है आरबीआई, ठीक है। वैसे तो भारत में जितना भी बैंक का काम है वो सब आरबीआई ही रेगुलेट करता है, बट यहाँ पे पेमेंट सिस्टम को दो पार्ट्स में इन्होंने बांट दिया है। एक एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि आईएमपीएस चलाता है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, और दूसरा है आरटीजीएस और नेफ्ट। इसको कौन रेगुलेट करता है? इट इज़ रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो ये प्रश्न काफ़ी बार पूछे जा चुके हैं, तो प्लीज़ इसको ध्यान में रखिएगा। आगे है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइड फॉर द राइट टू एजुकेशन? ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है। तो इट इज़ द 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। और जिस तरह का एग्ज़ाम है इसमें इस तरह के प्रश्न पूछे जाने के चांस बनते हैं। तो राइट टू एजुकेशन 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। और इसके बाद याद कीजिए, मैंने एक और इस तरह का क्वेश्चन टेस्ट सीरीज़ आपको कराई है जो कि लैब असिस्टेंट फॉरेंसिक साइंस के लिए है, और उसमें भी मैंने कुछ जीएस के क्वेश्चन आपको कराए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप उसमें भी उस जीएस सीरीज़ को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। वो जो 25 क्वेश्चन है मैंने उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन्स रखे थे, जैसे कि उसमें मैंने आपको जो लेटेस्ट अमेंडमेंट है 106 नारी शक्ति, है ना, जिसमें जो है वुमेन को रिजर्वेशन दिया जा रहा है 33% इन लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो भी मैंने वहाँ पे चर्चा करी है। तो इस तरह के प्रश्न आपको हमेशा ध्यान में रखने हैं। अब आगे है, इन विच फॉलोइंग सेक्टर मोस्ट ऑफ द वर्कर एन्जॉय जॉब सिक्योरिटी? तो सबसे ज़्यादा जॉब की सिक्योरिटी, जॉब की सुनिश्चितता या सुरक्षा किस सेक्टर में देखने को मिलती है? तो ये ऑब्वियस बात है, सिंपल सा आंसर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर में देखने को मिलता है। ऑर्गेनाइज सेक्टर वो सेक्टर है, ऑब्वियस बात है, जिसमें फिक्स आपके वर्किंग आवर्स होते हैं, जिसमें आप बेसिकली गवर्नमेंट जॉब को इसमें रख सकते हो, ठीक है। ऑर्गेनाइज तरीके से चल रहा है, फिक्स्ड वर्किंग आवर होंगे, सैलरी फिक्स होगी, है ना, इंक्रीमेंट होगा और प्रमोशंस होंगे। उसके अलावा आप देखते हैं एलटी वगैरह जो घूमने को मिलता है वो देखने को मिलता है, और आपको मेडिकल दिया जाता है ना। तो ऑर्गेनाइज तरीके से है। अनऑर्गेनाइज जॉब तो मिलेगी पर कोई फिक्स वर्किंग आवर नहीं होगा, है ना, जो फैसिलिटीज़ है वो नहीं मिलेंगी। इंडस्ट्रियल सेक्टर मतलब जो इंडस्ट्री से जुड़ा है। अब इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑर्गेनाइज भी हो सकता है, अनऑर्गेनाइज भी हो सकता है, बट सिक्योरिटी बेसिकली कहाँ मिलेगी? ऑर्गेनाइज में ही मिलेगी। अब यह है गिग सेक्टर। अगर मैं गिग सेक्टर की बात करता हूँ तो सर गिग सेक्टर वो होता है कि जब काम है तो अपने पर्सन को रिक्रूट कर लिया, नहीं है तो उसको निकाल दिया, जिसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जोमेटो है ना, कि भाई डिलीवरी अगर कहीं से आ रही है खाने की तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं, और उसमें कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है, बल्कि एक्सीडेंट वगैरह का जो कवरेज है वो भी उसमें नहीं मिलता है, ठीक है। तो खैर ऑर्गेनाइज सेक्टर जिसमें जॉब सिक्योरिटी देखने को मिलती है। आगे, वेयर डिड महात्मा गांधी स्टार्ट द सत्याग्रह, सॉल्ट सत्याग्रह? और मॉडर्न हिस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस हैं वो महात्मा गांधी के अगल बगल से होंगे, क्योंकि 100 क्वेश्चन है तो फूट के क्वेश्चन यहाँ पे बना सकते हैं, है ना। तो महात्मा गांधी या गांधीयन एरा से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो भाई 60-70 कहाँ से शुरू करा है? बहुत कॉमन क्वेश्चन है। और अगर आप क्लास 10th की एनसीईआरटी, क्योंकि आप साइंस वाले बच्चे हैं, जीएस थोड़ा सा मैं मान के चलता हूँ अच्छा नहीं होता है। ऑब्वियस बात है जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनका होगा, बट जो अभी 12th पास आउट करके आए, ग्रेजुएशन करें, थोड़ा उनका जीएस में प्रॉब्लम होता है। तो अगर आपने क्लास 10th एनसीईआरटी पढ़ा है जिसमें सॉल्ट वाला चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो उसमें ये बात एक साइड में करके लिखा भी है जहाँ पे सॉल्ट्स के बारे में दिया, उसके नीचे इस दांडी यात्रा के बारे में बताया भी है। आगे, व्हेन 2 to power 24 - 1 इज डिवाइडेड बाय 7 द रिमाइंडर एज? तो भाई 2 की पावर 24 है, इसमें से -1 कर रहे हैं और डिवाइड कर रहे हैं 7 से। कह रहा है उसका जो शेषफल है वो क्या होगा? यदि आप इस क्वेश्चन को देखें तो ये क्वेश्चन मैंने आपको नंबर सिस्टम पढ़ाया है, ठीक है। जो बच्चे कंप्लीट सिलेबस कर रहे हैं, और कंप्लीट सिलेबस की फ़ीस मात्र 299 रुपीज़ है, ठीक है, जिसमें आपको केमिस्ट्री और पूरा जीएस पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, विद टेस्ट सीरीज सब कुछ मिला के 299 रुपये में पूरा आपको वो सिलेबस मैंने पहुंचाया है, ठीक है, और बहुत मिनिमल अमाउंट ही रखा है। चलिए, तो उसमें जो नंबर सिस्टम है, हालांकि नंबर सिस्टम वगैरह ये सब मैंने यूट्यूब पे फ्री में भी डाला है, आप देख सकते हैं, पूरा प्लेलिस्ट बना है, 10 टॉपिक्स उसमें कराए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 टॉपिक हैं।
तो उसमें से ही ये क्वेश्चन मैंने आपको कराया भी था, थ्योरम पढ़ाई थी कि अगर मैं 2 की पावर 24 है, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 2 की पावर 3, तो आपको पता है इसकी पावर हो जाएगी 8। वाई? क्योंकि आप सभी को पता है कि a की पावर m होता है और इसकी पावर यदि n है तो ये होता है a की पावर m इंटू n। ये कक्षा 10 के फॉर्मूले हैं, बल्कि 6 से पढ़ते हुए आते हैं। तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो 24 को मैं 8 इंटू 3 लिख सकता हूँ, तो इसलिए मैंने इसको 2 की पावर 3 और उसकी पावर 8 कर दिया। और ऑब्वियस बात है इसमें से -1 हो रहा है, बट्टे में 7 हो रहा है। सर 2 की पावर 3 क्यों लिखा? ताकि 2 की पावर 3, 2 का क्यूब 8 होता है, 8 बन जाएगा, तो 8 की पावर 8 -1 बट्टे में 7। आपको पता है कि दोनों का बेस 7 है, तो मैं इनको अलग अलग भी कर सकता हूँ। 8 की पावर 8 बट्टे में 7 -1 बट्टे 7। थ्योरम ये पढ़ाई थी कि अगर आपके पास a+1 बट्टे में a है और उसकी पावर यदि n है, तो ऐसे केस में सर रिमाइंडर 1 आता है। तो सर 8 की पावर 8 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 7 + 1 बट्टे में कितना है? 7 है, और उसकी पावर n मतलब जो भी 8 पावर है वो -1 बट्टे में 7, ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो 7 + 1 और नीचे भी 7 है ना, a+1 बट्टे में a है, तो ऐसे केस में रिमाइंडर कितना आता है? 1 आता है, पढ़ाया था। तो 7 + 1 अपॉन में 7, इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 1, और 1 का पावर 8, ये सर 1 ही रहेगा। अच्छा, अब आपको पता है 1/7, इसका रिमाइंडर कितना आने वाला है? शेषफल कितना आने वाला है? 1। अरे भाई डिवाइड करके देख लो, 7 1 है तो 7 0 जा 0, तो 1 ही 1 बचा, तो 1 रिमाइंडर रहेगा, तो 1/7 का रिमाइंडर 1 ही रहेगा। तो 1 की पावर 8 मतलब 1 - 1 कितना आ जाएगा सर? यह 0 आ जाएगा। तो सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो मैंने ज़्यादा क्वेश्चंस यहाँ मैथ या आपके रीजनिंग के नहीं दिए हैं, ज़्यादा मैंने इस टेस्ट में जीएस का ही ध्यान रखा है। चलिए आगे। इन टर्म्स ऑफ ट्रेड, एक्सपोर्ट इन एक्सेस ऑफ इम्पोर्ट। कह रहा है यदि ट्रेड की परिभाषा में या भाषा में देखें, अगर आप एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, मैं मान लो हमारी कंट्री इंडिया, हम एक्सपोर्ट अच्छा कर रहे हैं, ठीक है, और इम्पोर्ट कम कर रहे हैं, मतलब भाई हमारा देश समृद्ध है, इतना समृद्ध है कि भाई हमारे पास चीज़ें एक्सेस में हैं, अधिक में हैं, अधिकता में हैं, और उसको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और इतनी अधिकता है कि इम्पोर्ट की हमें ज़रूरत नहीं है, तो डैट मीन्स हम एक्सपोर्ट अधिक कर रहे हैं। तो अगर कोई देश एक्सपोर्ट अधिक करता है तो हम कहेंगे भाई ऑब्वियस बात है फला फूला देश है, और वो उसके पास चीज़ें सरप्लस में है ना, सरप्लस में, अधिकता में है। और मान लीजिए कोई देश ऐसा है जो इम्पोर्ट अधिक कर रहा है, मतलब निर्यात अधिक कर रहा है, चीज़ सामान ले रहा है, दैट मीन्स कि यहाँ पहले ही कमी है। जब पहले ही कमी है तो ऑब्वियस बात है उसको चीज़ें खरीदनी पड़ेंगी, उसका पैसा डेप्रिसिएट होगा, तो उसको हम डेफिसिट कहेंगे। ठीक है, तो आई थिंक ये तो सिंपल सी टर्म है इकोनॉमिक्स की, जिसका आप आंसर कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, और ये प्रीवियस ईयर ही हैं सारे। आगे ये सब उत्तराखंड में ही कोई RO है ना, या UK SSC का कोई एग्जाम हुआ है, तो सभी उसी के क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको यही बता रहा हूँ, जो GS की क्लासेस हम ले रहे हैं, जो बैच आपको मैं मात्र 99 रुपीज़ में आपको दे रहा हूँ, क्योंकि GS अनप्रिडिक्टेबल है, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है। तो हम क्या करेंगे, PYQs एनालाइज करेंगे, उसी के बेसिस पे मैं पूरा जो है आपको सिलेबस पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो पहले PYQs देखूंगा, एनालाइज करूंगा, और जो कि मैं कर भी चुका हूँ, उसी के बेस पे आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, कह रहा जो फेमस बुक है इंडिका, यह किसने लिखी है? तो इब्न बतूता। इब्न बतूता तो भाई आप जानते हैं एक फेमस जो घूमने वाले होते हैं, ठीक है, घुमंतू इन्हें कह सकता हूँ, और मोरक्को के हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, अल-बरूनी और फ्रांसिस्को डी अल्मेडा, है ना, ये तो ऑब्वियस बात है स्पेनिश हैं जो भारत आए थे, और तो इसका सही आंसर है मेगास्थनीज, है ना। इंडिका बुक जो है वो मेगास्थनीज ने लिखी थी, और आप मुझे बताएंगे मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आए थे, ये भी आप मुझे कमेंट में बताइएगा। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर, बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन, 21%। अगर नाइट्रोजन होता तो लगभग 78% होता। सिंपल सा कंप्यूटर क्वेश्चन। ALU स्टैंड फॉर, आप सभी जानते हैं, राइट आंसर इज अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा रिफॉर्म कर दिया, पुराना क्वेश्चन था। विच कंट्री इज होस्टिंग 2024, क्योंकि करंट अफेयर है तो उसी का क्वेश्चन मैंने रिफॉर्म करके ये बना दिया। विच कंट्री इज होस्टिंग द 2024 ओलंपिक गेम, पता है आपको समर ओलंपिक होने जा रहे हैं, और वो होने जा रहे हैं फ्रांस की कैपिटल पेरिस में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको पता ही ओलंपिक 4 साल में होते हैं, तो नेक्स्ट ओलंपिक 2028 में होगा, ये कहाँ पे होगा अगर आप बताएं, आंसर करिएगा कमेंट में। 2032 होगा,
ये भी बताएंगे कहाँ होगा, ठीक है। 2028 आई थिंक ये होगा USA, लॉस एंजलिस में, ठीक है। कंफर्म कर लीजिएगा एक बार, वैसे लॉस एंजलिस ही है मुझे जहाँ तक याद है। और 2032 ये ब्रिस्बेन होने जा रहा है आई थिंक, है ना, ऑस्ट्रेलिया। और जो 2036 है इसका ऑक्शन होगा, जिसमें इंडिया बहुत ज़ोरों शोरों से कह रहा है कि ओलंपिक्स जो है 2036 के हम कराएंगे, नॉट श्योर बट अभी चल रही है बात, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट वर्ल्ड योगा डे, तो आपको पता ही है हमारे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो सबसे बड़ा दिन है, इट इज़ 21 जून। इसी दिन हम वर्ल्ड योगा डे मनाते हैं, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्लानिंग कमीशन को हटाया गया 2014 में, और एक नया आपका प्लानिंग कमीशन बनाया गया जिसको हम अब नीति आयोग से जानते हैं। फुल फॉर्म पूछा गया है तो इट इज़ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, है ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इट इज़ द राइट आंसर। आगे ब्रास इज ए मिक्सचर ऑफ, ब्रास किसका मिक्सचर होता है? तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार रिपीटेड है। तो ब्रास कॉपर और जिंक इसका एलॉय होता है या मिक्सचर होता है, ठीक है। एलॉय क्या होता है? जब आप फिक्स्ड रेशियो में दो डिफरेंट धातु को, मेटल को मिलाते हैं, इट इज कॉल्ड एलॉय। और यदि आपसे ये भी बहुत पूछा गया है ब्रोंज, है ना, ये भी ध्यान में रख सकते हैं। अगर ब्रोंज पूछा जाए किसका एलॉय है, तो इट इज कॉपर प्लस टिन, है ना, कॉपर और टिन, टिन एसएन, तो इसके एलॉय को हम ब्रोंज कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। आगे बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन, द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज, तो अर्थ का जो नेचुरल सैटेलाइट है यह मून है, ध्यान में रखिएगा। ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो ब्लू व्हेल्स कंजर्वेशन, फिश, वाटर कंजर्वेशन, नन ऑफ दीज, तो इसका आंसर सही है फिश प्रोडक्शन। तो आपने देखा एक्वेटिक जो प्रोडक्शन है इसको इंक्रीज़ करा जाए, यही था ब्लू रेवोल्यूशन। बाकी आप जैसे जानते हैं वाइट रेवोल्यूशन, है ना, ग्रीन रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन मिल्क से जुड़ा है, ग्रीन रेवोल्यूशन आप जानते हैं हरित क्रांति, ठीक है, जो कि गेहूँ या फसलों से जुड़ा था। खैर आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग टू एक्सट्रीम प्लेस आर कनेक्टेड बाय ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, पूर्व पश्चिम कॉरिडोर से कौन से जुड़े होंगे? तो ये है पहला ऑप्शन जम्मू तवी और कन्याकुमारी, तो आप सभी जानते हैं जम्मू तो नॉर्थ में, कन्याकुमारी साउथ में है। तो भाई ईस्ट वेस्ट पूछा है, नॉर्थ साउथ, ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर देंगे। तो देखो ऑप्शन एलिमिनेशन भी एक ट्रिक है, टेक्निक है, आपको प्लीज़ ये मैं बार बार बोलूँगा कि हर ऑप्शन को एक बार क्रॉस चेक जरूर कर लिया करें, हो सकता है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर कोई और सा हो। श्रीनगर टू कन्याकुमारी, तो सेम वही, श्रीनगर नॉर्थ में है, कन्याकुमारी साउथ में है, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट है सिलचर टू पोरबंदर, और यहाँ शिलोंग टू गांधीनगर, बिल्कुल दो, शिलोंग आप देखेंगे ईस्ट में है, ये वेस्ट में है। सिमिलरली सिलचर और पोरबंदर ये भी ईस्ट वेस्ट में। बट आप समझिए अगर कोई कॉरिडोर है तो कॉरिडोर इसलिए बनाया जाता है कि जो गुड्स हैं, सामान है, वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाए जाएँ, और कोशिश ये होती है कि एटलीस्ट हम पोर्ट तक तो हों। और ध्यान रखिए पोर्ट के अकॉर्डिंग इसका आंसर सिलचर एंड पोरबंदर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि सिलचर आप देखेंगे बिल्कुल ईस्ट में है, और जो पोरबंदर है वो हमारा वेस्ट में, आपके गुजरात में एक पोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रिप फार्मिंग इज रिलेटेड विद, तो स्ट्रिप फार्मिंग जो है ये रिलेटेड होगी किस स्टेट से? हालांकि ये क्वेश्चंस कुछ मैं कहूँगा बहुत पुअर हैं, इतने पुअर तरह के क्वेश्चन ये बनाए गए हैं क्योंकि जो एग्जामिनर है पता नहीं क्या माइंडसेट से वो क्वेश्चन बनाया है। क्योंकि अगर इस तरह का क्वेश्चन आप दे रहे हो कि स्ट्रिप फार्मिंग किससे रिलेटेड है और आपने स्टेट के नाम लिखे हैं, तो बड़ा ही अजीब क्वेश्चन आपने बनाया, ये PYQ है, ठीक है। और जबकि मैं आपको बताता हूँ कि भारत में जो स्ट्रिप फार्मिंग सबसे ज़्यादा की जाती है वह कर्नाटका में की जाती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो कर्नाटका में स्ट्रिप फार्मिंग का ज़्यादा ट्रेंड चलता है, और उत्तराखंड इसका सही आंसर इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि स्ट्रिप फार्मिंग में करा ये जाता है कि फसलों को अलग अलग लेयर्स में, या मैं बोलूँ एक पट्टी एक फसल की बनाई, फिर दूसरी पट्टी दूसरी फसल की, तीसरी पट्टी तीसरी फसल की, ठीक है। और जनरली ये हिलीज एरिया में ट्राई करे जाते हैं ताकि जो न्यूट्रिएंट्स हैं ऊपर से नीचे की ओर बह के आ रहे हैं, तो ऊपर हम वो फसल लगाएंगे जिसको कम न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत है, नीचे उससे ज़्यादा वाला, और सबसे नीचे उससे ज़्यादा वाला। क्योंकि आपको पता है जब बारिश होगी स्लोप नीचे को, पानी नीचे को आएगा, तो न्यूट्रिएंट्स जो है ऊपर से बह के सारे नीचे आ जाएंगे, ठीक है। क्या आगे है कैंसर लाइन इज पास थ्रू, तो देखो बड़ा विचित्र सा है कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लिखने में दिक्कत आई, तो खैर ये PYQ हैं सारे। कैंसर लाइन पासिस थ्रू, तो जो कैंसर लाइन है आपकी कर्क रेखा है, ये किस से गुजरती है, किस राज्य से गुजरती है? तो भैया आंध्र प्रदेश, तो कहाँ नीचे रह गया? उत्तराखंड, ऑब्वियस बात है नहीं पास करती, कर्नाटक भी नीचे रह गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुजरात। तो आपको पता होना चाहिए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम 23.5 नॉर्थ कहते हैं, ठीक है,
तो 23.5 डिग्री नॉर्थ इसको हम कहते हैं, और ये टोटल 8 स्टेट से होके जाती है, ये आपको ध्यान में रखना होता है, ठीक है। और सबसे पहले मैं आपका वेस्ट टू ईस्ट की ओर बढ़ूँगा, तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा इधर गुजरात, गुजरात के बाद आप ध्यान रख सकते हो यहाँ राजस्थान, ठीक है, राजस्थान का भी कुछ एरिया। फिर इसके बाद आप ध्यान रख सकते हो एमपी हो गया, एमपी के बाद इधर आ गया छत्तीसगढ़, और यहाँ आ गया झारखंड, ठीक है। फिर आपका वेस्ट बंगाल हो गया, फिर त्रिपुरा हो गया, और फिर ये मिजोरम हो गया। ये पूरा मैंने आपको वेस्ट से ईस्ट की ओर बता दिया पूरा, है ना। गुजरात, राजस्थान, एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ठीक है। तो टोटल 8 स्टेट से पास होती है, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है सुनामीज आर, सुनामी क्या होती हैं, और आज ही की रिसेंट न्यूज़ है कि जो आपका ताइवान वाला जो रीजन है, इसमें जो है भूकंप आया है 7.6 की तीव्रता से, और वहाँ पे रेड अलर्ट कर दिया गया है कि यहाँ पे सुनामी आने के भी चांसेस हैं, क्योंकि आपको पता है ताइवान चारों ओर से सीज से कवर्ड है, चाइना उसका नेबरिंग स्टेट है, और चाइना अपना हक भी जताता है। तो उस पर 7.6 की तीव्रता से भूकंप भी आया है, और साइक्लोन्स जो आपके सुनामीज़ हैं ये आने के चांसेस भी बताए गए हैं। तो आई थिंक इसके अकॉर्डिंग इस हिंट से भी आपको आंसर मिल गया होगा। सी वेव्स जनरेटेड बाय अर्थक्वेक्स, है ना, भूकंप से क्या होता है, जो समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची आती हैं उसी को हम सुनामी कहते हैं। नेक्स्ट इज हीराकुड, जो आपका डैम है ये किस रिवर पे है, तो उसका राइट आंसर इज महानदी। बहुत सिंपल सा प्रश्न है, ठीक है। तो हीराकुड जो प्रोजेक्ट है किस रिवर पे है, इट इज महानदी, तो महानदी पे है। और वन ऑफ द इंडिया का मैं बोलूँ तो लॉन्गेस्ट आप देखेंगे, लार्जेस्ट नहीं लॉन्गेस्ट, सबसे लंबा डैम जो है हीराकुड डैम ही है, ठीक। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इसमें से कौन सही मैच है। पार्टीशन ऑफ बंगाल पहला ही ऑप्शन सही है इसका, तो ठीक है ना, 1905 में। सूरज स्प्लिट 1907 में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और जलियांवाला बाग आप सभी को पता है 13 अप्रैल 1919, और खिलाफत मूवमेंट यह 1920 में हुआ है ना। तो सारे ही आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक। और कुछ बातें और बताना चाहूँगा, जैसे यही क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, तो केवल अगर आप टेस्ट सीरीज जब भी यूटिलाइज करते हैं तो ऐसा नहीं होता कि करेक्ट ऑप्शन याद कर लिया, उसके बाद वाले क्वेश्चंस को भी देखें, उसके बाद वाले ऑप्शन को भी देखें। हो सकता है अगला क्वेश्चन ये आ जाए कि सूरज स्प्लिट किस साल में हुआ है, अब पता चला बस केवल हम यही पढ़ के चले गए और सूरज स्प्लिट पे ध्यान ही नहीं दिया, है ना, और केवल सही आंसर रट के चले गए, तो इट इज़ नॉट द राइट वे। टेस्ट सीरीज का मतलब ही ये होता है कि आप एनालाइज करो अच्छे से कि कमी क्या है। सही आंसर आपने प्राप्त कर लिया, पर बाकी ऑप्शंस को भी देख लो, थोड़ा स्प्लिट का भी डेट देख लो, क्या पता अगला क्वेश्चन यहीं से हो। जलियांवाला बाग मैसेकर जो है इसका डेट देख लो, अगला पता क्वेश्चन यहीं से हो। खिलाफत देख लो, है ना, कि अगला पता चला क्वेश्चन यही है, और फिर हम कहेंगे हाँ ये कहीं पढ़ा तो था बट आंसर नहीं आता, ठीक है। तो ऐसे एनालाइज करना होता है टेस्ट में। आगे, द हेडक्वार्टर ऑफ यूनेस्को, तो जो यूनेस्को है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आप बताएंगे, तो इट इज राइट, द राइट आंसर इज रोम, ठीक है, रोम में है। और रोम किसकी कैपिटल है मुझे आप कमेंट में करके बताएंगे, क्या ये यूरोप का कंट्री है। आगे नेक्स्ट, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट रूल प्रोमलगेटेड इन एनी स्टेट ऑफ इंडिया, तो कह रहा है प्रेसिडेंट रूल किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग लगाया जाता है। तो इसको आप याद ऐसे भी कर सकते हो NPF से। तो जो नेशनल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 352 के थ्रू लगाई जाती है, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के थ्रू, और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है ये आर्टिकल 360 के थ्रू लगाई जाती है। तो देखो 4 का अंतर है, 52, 56, 60, और 4 के टेबल से भाग भी हो जाते हैं। तो NPF मतलब नेशनल इमरजेंसी आर्टिकल 352, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि आज तक भारत में नहीं लगी है, ठीक है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में कभी नहीं लगी है, हालांकि 1991 में ऐसे चांस आ रहे थे, बट हमने LPG रिफॉर्म्स करे, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन किया, जिसकी वजह से हम थोड़ा उभर गए, और अब तो खैर अच्छा उभरे। तो राइट आंसर इज आर्टिकल 356। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट रिजर्व फॉर यूरेनियम, और आप देख रहे हैं हर साल जो है हम ऑस्ट्रेलिया से कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं ताकि हमें यूरेनियम प्रॉपर अमाउंट में मिल जाए, जिससे हम जो यूरेनियम से चलने वाले हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर हैं, आप बताएंगे कौन कौन से हैं। एक एक आंसर मैं देता हूँ। अप्सरा इज़ वन ऑफ द न्यूक्लियर पावर प्लांट इन इंडिया, ठीक है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है। खैर नेक्स्ट, फाउंडर ऑफ आर्य समाज वॉज,
तो आर्य समाज के जो है फाउंडर कौन रहे हैं? तो राइट आंसर इज स्वामी दयानंद सरस्वती। ठीक, नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी थोड़ा पुराना था, मैंने इसको थोड़ा सा रिफॉर्म करके बना दिया। ये व्हेन वाज स्वच्छ भारत अभियान कैंपेन स्टार्ट, कब यह स्टार्ट हुआ था? तो आपको ध्यान रखना गांधी जयंती के दिन हुआ था। कौन सी वाली? तो आफ्टर विनिंग द 2019 इलेक्शन 2 अक्टूबर को जो है स्वच्छ भारत अभियान चालू कर दिया गया था। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, तो इनमें से कौन सा सही मैच है? आई थिंक ये स्टेट और कैपिटल है, यस असम। तो असम की कैपिटल है दिसपुर, नॉट ईटानगर। तो असम की कौन सी कैपिटल है? इट इज दिसपुर। अरुणाचल प्रदेश, भैया ये गुवाहाटी दिया है, जबकि अरुणाचल प्रदेश की कौन सी है? ईटानगर। ठीक है, ईटानगर है। और फिर दिया है मणिपुर, मणिपुर की है, जल्दी से बताएं, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मणिपुर? यस इट इज़ राइट, इम्फाल। और नागालैंड की शिलोंग दी है, और नागालैंड की होनी क्या चाहिए? कोहिमा, है ना, कोहिमा। और चलो, शिलोंग किसकी कैपिटल होनी चाहिए? सर शिलोंग मेघालय की होनी चाहिए, ये भी ध्यान में रखना है। इट इज़ द कैपिटल ऑफ मेघालय। और क्या क्या है? असम की आपने दिसपुर लगाई दी, और कौन सा रह गया स्टेट वहाँ पे बताओ? अच्छा, त्रिपुरा रह गया ना, 7 सिस्टर्स, तो उसमें त्रिपुरा रह गया। अभी त्रिपुरा की कैपिटल क्या है? अगरतला। और कौन सा रह गया? मिजोरम, मैं आपको बता ही चुका हूँ, मिजोरम एजवल। और आपका मेघालय शिलोंग हो गया, ठीक है। और मणिपुर की इम्फाल, और यही पूछ रहा है करेक्ट कौन सा है? तो करेक्ट है मणिपुर की इम्फाल, ठीक है। तो एक बार सारे स्टेट नॉर्थ ईस्ट वाले सारे एक बार जल्दी से फिर से बताएं। तो आपको पता है इसमें असम जिसकी दिसपुर, अरुणाचल प्रदेश जिसकी ईटानगर हो जाएगी, इसके अलावा मणिपुर इम्फाल है, नागालैंड की कोहिमा, और शिलोंग दिया है। सर शिलोंग किसकी कैपिटल है? शिलोंग है मेघालय की, ठीक है जी। और इसके अलावा आपका अगर मिजोरम रह गया तो उसकी है एजवाल कैपिटल, ठीक है। और त्रिपुरा है तो त्रिपुरा की अगरतला है। तो कैपिटल इन 7 सिस्टर की याद कर सकते हैं, कई बार सिंपल सा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। आगे है मैच, इसमें कह रहा है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, अच्छा कौन सी जगह कहाँ पे है ना? तो ऑब्वियस बात है इंडियन मेडिसिन फार्मास्यूटिकल लिमिटेड ऑन रोड ही है, ठीक है। और ये मोहान अल्मोड़ा में है। हिंदुस्तान मशीन टूल्स ये रानीबाग नैनीताल में है, ठीक है। डील फुल फॉर्म मुझे इसका कमेंट में बताएंगे, ठीक है। ये DRDO का एक आर्म है, और ये रायपुर देहरादून में है, बिल्कुल सही है। बेल ये कोटद्वार में है। तो मुझे लगता है ABCD का 1 2 3 4 ही आंसर होना चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। तो डील की फुल फॉर्म मुझे आप कमेंट में बताएंगे, और ये बताएंगे ये DRDO का एक आर्म है ना। चलिए खैर, व्हाट इज़ द नेक्स्ट टर्म इन द फॉलोइंग? सिंपल सा सीरीज़ का ये क्वेश्चन है, देख सकते हैं आप। 1 का 4 गुना हो रहा है, 4 का 4 गुना 16, 16 का 4 गुना 64, तो 64 का 4 गुना 256 हो जाएगा। बहुत सिंपल सरल क्वेश्चन है, देखते हैं आंसर बनना चाहिए। आगे, सेलेक्ट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन रेस्पॉन्सेस। तो देख सकते हैं 3 का तिगुना तिगुना तिगुना, 6 3 18, यहाँ भी तिगुना होना चाहिए, ये भी तिगुना, 7 3 21, ये भी तिगुना ये भी तिगुना, मतलब 18 का 3 गुना होना चाहिए, 54 इज़ द राइट आंसर। सिंपल है, देखते ही समझ में आ रहा है। तो बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, PYQs ही हैं सारे। आगे नेक्स्ट, कालू मेहरा इज एसोसिएटेड विद, तो ये एसोसिएट हैं रिवोल्ट ऑफ 1857, ध्यान रखना है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द रिलेटेड वर्ड फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो देख सकते हैं जो अस्थमा है उसका लंग्स है, एनालॉजी का क्वेश्चन है। तो कंजक्टिविटीज़ कहाँ होती है? अगर इंग्लिश में किसी को नहीं पता, हिंदी से भी देखो हमें थोड़ा सा यहाँ पे हिंट मिल जाता है। देखो नेत्र है ना, नेत्रों से जुड़ा है, दैट मीन्स आंखों से जुड़ा है, तो दैट मीन्स आइज होगा। तो इंग्लिश माध्यम वाले बच्चों से कहूँगा भाई हिंदी में भी कई बार देख लिया करो, और कई बार हिंदी माध्यम वाले बच्चों से भी कहूँगा इंग्लिश में एक बार देख लो। कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चंस का जो ऐसा कुछ हिंट हमें मिल जाता है कि हिंदी का इंग्लिश में या इंग्लिश का हिंदी में, तो उससे कई बार हेल्प मिलती है। अगला भी GS का है, जनरल आपका जो है एप्टीट्यूड उसका ही क्वेश्चन है, रीजनिंग का क्वेश्चन है। सेलेक्ट द वन विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर 3 रेस्पॉन्सेस। तो उसमें क्रिकेट, हॉकी, शटलकॉक, टेनिस। तो आपको पता है क्रिकेट बॉल से खेला जाता है, हॉकी बॉल से, टेनिस बॉल से, तो उसका सही आंसर हो जाएगा जो डिफरेंट है, इट इज़ द शटलकॉक, ठीक है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है?
तो इसमें विंडोज़, उबंटू, मैक, तो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं। और गूगल ऐप यह ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ये एप्लीकेशन है। आपको पता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम पूरे आपका जो कंप्यूटर है उसको ऑपरेट करेगा, और जो गूगल एप्लीकेशन है ऑब्वियस बात है उस ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर रन करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, लिस्ट 1 और लिस्ट 2। भेल, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। तो हैवी इलेक्ट्रॉनिक, अगर फुल फॉर्म भी याद है तब भी काम बन जाएगा कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो किससे जुड़ा होगा? इलेक्ट्रिकल से। तो डैट मीन्स ए का 2 हो जाएगा। क्या ए के 2 से मुझे कोई आंसर मिल जाएगा, ऑप्शन मिल जाएगा? ए का 2, तो देखो ए के 2 से ही मेरा ऑप्शन बन गया है, यहाँ पे सही आंसर बन गया है यहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द राइट आंसर कि ए का 2 है ना। और फिर भी आप बाकी चीज़ों को देख सकते हो, जैसे HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, तो एरोनॉटिक्स से होगा, मतलब बी का 3rd होना चाहिए। सर बी का 3rd ही है, मतलब सेकंड ऑप्शन 100% हो गया। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो स्टील से है, आयरन स्टील, तो सी का 5th होना चाहिए। BPCL फुल फॉर्म मुझे बताएंगे इसका कमेंट में, ठीक है, जो कि आपका केमिकल से रिलेटेड है, तो डी का 4 हो जाएगा। फुल फॉर्म मुझे बताएंगे, ठीक है, भारत पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। NTPC नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, तो थर्मल पावर है ना। तो ऑब्वियस बात है अगर हमें फुल फॉर्म पता है तो भी हम मैच कर देंगे। ऐसा सिंपल सा क्वेश्चन PYQ में पूछा गया। आगे, मैच द फॉलोइंग, बैटल्स हैं इसमें। तो फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, तो आपको पता है पहली बैटल जो है 1526 में हुई है, ठीक है। बाबर और किसके बीच में हुई है? ठीक है, पहला बाबर है और दूसरे कौन है आप मुझे कमेंट में बताएंगे। बैटल ऑफ प्लासी ये 1757 में हुई है, ठीक है। और जरा ऑप्शन में देख लेते हैं कि ए का होना चाहिए 2nd और बी का होना चाहिए 3rd। कैसे मिल जाएगा? ए का 2nd, बी का 3rd, तो पहले ऑप्शन आपका मिल गया है। तो यहाँ से मैं बैटल ऑफ हल्दी घाटी जो कि आपका 1576 में हुआ है, ठीक है। अकबर और किसके बीच में हुआ है? महाराणा प्रताप। बैटल ऑफ तालीकोटा आप मुझे कमेंट में बताएंगे 1565 में, ठीक है। चलिए आगे है मैच द फॉलोइंग का एक और, स्कूल ऑफ थॉट है ना, इंडियन फिलोसफी पे क्वेश्चन है। तो स्कूल ऑफ थॉट और वो किस पर्सन ने दिया ये आपको देखना है। तो मीमांसा जो इंडियन फिलोसफी का थॉट है किसने दिया है? तो मीमांसा जो है जामिनी के द्वारा दिया गया है। तो ए का हो जाएगा 3rd, तो ए का 3rd। अच्छा, ए के 3rd से 2 ऑप्शन बन रहे हैं, मतलब दूसरे और चौथे को मैं एलिमिनेट कर सकता हूँ। फिर न्याय, जो न्याय है ये सिद्धांत दिया गया था अस्कपद गौतम के द्वारा, तो इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। तो बी का फर्स्ट, तो बी का फर्स्ट देखो यहाँ नहीं है, तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। और जो सांख्य दर्शन है, ठीक है, तो ये दिया गया था आपके ईश्वर कृष्ण के द्वारा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा 2nd। और वैसिक जो है ये दिया गया था उलुगु कनद के द्वारा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस एक क्वेश्चन से जो है हमें 4 क्वेश्चन यहाँ पे पढ़ने को मिले हैं। हो सकता है डायरेक्ट आ जाए कि भाई सांख्य दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, या न्याय दर्शन किसके द्वारा दिया गया है, मीमांसा किसके द्वारा दिया गया है। तो इस मैच द फॉलोइंग से हमने 4 जो है फिलोसफीज को जाना। आगे नेक्स्ट, अनिल इज ट्वाइस ओल्डर एस रागिनी। तो अनिल जो है वो रागिनी से दुगना एज वाला है ना। तो 2 टाइम्स, तो अनिल को ए लिख दिया, रागिनी को आर लिख दिया, तो दुगना है तो 2 टाइम्स ऑफ आर कर दिया। 3 ईयर एगो, मतलब अनिल की उम्र जो आज है उससे 3 साल पहले, ये आज की प्रेजेंट एज है, ये भी ध्यान में रखना है। 3 साल पहले, तो अनिल की एज के से भी 3 साल घटाने पड़ेंगे। ही वॉज थ्राइस, मतलब 3 गुना है रागिनी से, तो भाई रागिनी भी तो 3 साल पहले 3 साल कम होंगी एज में, ठीक है। तो प्रेजेंट एज अनिल की कितनी होगी? तो बस ए बराबर 2r रख दो, अनिल की एज आ जाएगी, या आर आप ए बराबर 2r रख दो तो भी इससे हमारा आंसर आ जाएगा। तो ए की जगह पे 2r रख देता हूँ, -3, 3 यहाँ 3r हो जाएगा और 3 3 ये 9 हो जाएगा। तो ये 2r है, इक्वल टू किधर भेजूंगा तो ये आ जाएगा r, और ये 9 इधर है तो ये आ जाएगा 9 में से 3 गया 6। तो r रागिनी की एज 6 आएगी, और रागिनी की एज 6 है तो अनिल की कितनी हो जाएगी? 2 गुना 6, डेट मीन्स 12 है ना। तो सी इज़ द राइट आंसर। ये प्रॉब्लम ऑन एजेस ये पढ़ा चुका हूँ, इसका बहुत सरल सा क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, ठीक है। आगे, ए इज ब्रदर ऑफ बी, तो ए जो है बी के भाई हैं, तो ए और बी, ए बी के भाई हैं, तो भाई हैं तो जनरली हम प्लस का साइन, मेल के लिए प्लस, फीमेल के लिए माइनस। और प्लीज़ को गलत चीज़ से ऑपरेट ना करें कि भैया फीमेल उसको नेगेटिव बता रहे हो, ऐसा नहीं है।
ठीक है, एक बच्चे ने मुझे इस तरह का कमेंट भी किया था। खैर भाई आप समझिए, बस ये साइन है, आप चाहे फीमेल को पॉजिटिव मान लीजिए, प्लस दे दीजिए, मेल को माइनस दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, बस समझने के लिए। ठीक है, ए पे प्लस है तो ए इज़ द ब्रदर ऑफ बी, बी इज़ द ब्रदर ऑफ सी, तो बी जो है सी के भाई हैं। ठीक है, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी, सी इज़ द हस्बैंड ऑफ डी। ठीक है, तो सी अगर हस्बैंड है, मेल है, तो ऑब्वियस बात है डी यहाँ पे फीमेल होगा। ई इज़ द फादर ऑफ ए, और ई जो हैं वो ए के फादर हैं, ई इज़ द फादर ऑफ ए। अब कह रहा है डी ए से कैसे रिलेटेड हैं। भाई ए बी सी अगर तीनों आपस में भाई भाई तो तीनों एक दूसरे के भाई भाई। ठीक है, और जब ये ए के पापा होंगे तो ऑब्वियस बात है ई बी के भी पापा होंगे, ई सी के भी पापा होंगे। अब जब ई सी के पापा हैं और सी डी जो है सी की बहू हैं या वाइफ हैं, तो ऑब्वियस बात है ई की डी क्या हो जाएंगी, बहू हो जाएंगी। ठीक है, तो आंसर इज डॉटर इन लॉ। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूनिट ऑफ मेमोरी। अरे भैया बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रखा है ये तो, किलोबाइट, मेगाबाइट, टेट्राबाइट, तो इसका आंसर जो है गलत हो जाएगा। और हर्ज, हर्ज किसकी यूनिट होती है सर, हर्ज तो फ्रीक्वेंसी की यूनिट होती है, आवृत्ति, है ना। किलोबाइट आपको बताना है 1 किलोबाइट में कितने एमबीज, कितने बाइट्स, और मेगाबाइट में कितने किलोबाइट, टेराबाइट में कितने गीगाबाइट, ये आप मुझे बताएंगे। 1024 याद है तो वही फंडा यहाँ पे लगाना है। आगे, सेलेक्ट द रिलेटेड फिगर फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। तो भाई इसमें सही फिगर बताना है। कह रहा है कि अगर आपका स्क्वायर है तो इस तरीके से बना ले रहा है, तो ट्राइंगल है तो किस तरीके से बना लेगा सर, ये और ये बना लेगा, बहुत सिंपल है ये तो ये इज़ द राइट आंसर, है ना, सिंपल सा क्वेश्चन है। आगे, बिल गेट्स इज कंसर्न टू, बिल गेट किससे जुड़े हैं, तो ऑब्वियस बात है भैया विंडोज से जुड़े हैं, ध्यान में रखना है। आगे देख लेते हैं, फाइंड द मिसिंग लेटर, है ना। अब ये सब पढ़ा चुका हूँ जीएस में, जो आपका जनरल साइंस में, जनरल स्टडीज़ में आपका जो जनरल एप्टीट्यूड का पोर्सन है, रीजनिंग वाला पोर्सन, उसमें पढ़ा चुका हूँ। ए को हम नंबर फर्स्ट, है ना, अल्फ़ाबेटिकली पहले नंबर पे आता है, एफ छठे नंबर पे आता है, किंग्स 11 याद कीजिए 11 नंबर पे आता है, तो 5 5 जोड़ रहे हैं तो 11 और 5 16 हो जाएंगे। 16 नंबर पे सर कौन आता है, पी, है ना। इसके बाद एम, सर एम आता है 13वें नंबर पे, क्यू आता है 17वें नंबर पे, यू आता है 21वें नंबर पे, तो 13 और 4 17, 4 21, 4 जुड़ रहा है, तो डेट मीन्स के बाद वाई आना चाहिए, क्योंकि 25वें नंबर पे सर वाई आता है, बहुत सिंपल है, तो पी वाई सही आंसर हमारा मिल गया, बी निकालने की जरूरत भी नहीं है। बाकी आप निकाल भी सकते हैं कि वी हमारा आता है 22वें नंबर पे, एक्स हमारा आता है 24वें नंबर पे, और जेड आता है हमारे 26वें नंबर पे, फिर 2 जोड़ दोगे तो ऑब्वियस बात है 26 में 2 जोड़ोगे तो बी आ जाएगा, सेकंड नंबर पे बी आता है। ठीक है, तो इससे भी आंसर मिल जाएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो भैया जो जितनी प्रैक्टिस करेगा ऑब्वियस बात है वो उतनी जल्दी आंसर देगा। कह रहा है इंसर्ट द प्रॉपर अर्थमेटिकल साइन बिटवीन द फिगर इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो इस फॉलोइंग इक्वेशन में आपको जो है अर्थमेटिकल साइन देने हैं। तो भाई क्या दोगे कि 24 आ जाए, तो 12 गुणा 4 करना, 48 आ जाएगा। 48 को ज़रा 2 से भाग देना, है ना, तो 24 आ जाएगा, और 24 गुणा 1 24 आ जाएगा। तो क्या आना चाहिए, गुणा भाग गुणा, है ना, तो गुणा भाग गुणा कौन सा है, बी ऑप्शन है सही आंसर। आगे, व्हाट इज एपण, एपण क्या है, बहुत सरल क्वेश्चन है। तो उत्तराखंड में आप देखते हैं कि एक म्यूरल पेंटिंग है, काफ़ी लोग इसे म्यूरल मतलब दीवारों पे भी बनाते हैं, काफ़ी लोग इसे डिफरेंट आर्टिकल्स पे भी बनाते हैं। तो म्यूरल पेंटिंग भी है, दीवारों पे भी बनाई जाती है, और ऑब्वियस बात है ऑब्जेक्ट्स पे भी बनाई जाती है। आगे, टू हुम द क्रेडिट गोज टू एंड ऑटोक्रेसी फ्रॉम टेहरी फाउंडल स्टेट। तो टेहरी से जो ऑटोक्रेसी है ना, तो इसको किसने रिमूव करी थी, किसने एंड करी थी, तो सही आंसर है श्रीदेवी सुमन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैंने देखा काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे नेक्स्ट, द मेन यूज ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट दौर थाली, है ना, ये इसका जो यूज़ है वो कहाँ पे होता है, तो ये जागर कथा में होता है, ये ध्यान में रखना है। 5 प्रयाग ऑफ उत्तराखंड आर, तो उत्तराखंड के जो 5 प्रयाग हैं वो आपको बताने हैं। मैंने आपको गंगा रिवर सिस्टम जब पढ़ाया था उसमें सारे ही प्रयाग पढ़ाए थे। सबसे पहले याद कीजिए, सबसे ऊपर विष्णु प्रयाग, ठीक है, फिर आपका कौन सा आता है बताएं, नंद प्रयाग, है ना, फिर आपका कौन सा आता है, रुद्र प्रयाग, फिर आता है आपका कर्ण प्रयाग, और लास्ट आता है आपका देव प्रयाग, याद है। तो ये सारे प्रयाग आपको ध्यान रखने हैं, गंगा रिवर सिस्टम आपको पढ़ाया था। तो मुझे लगता है इसमें शिव प्रयाग तो है नहीं राइट आंसर, तो ऑप्शन बी मैं हटा दूंगा, क्योंकि शिव प्रयाग तो ऐसा कुछ है ही नहीं, है ना। और यहाँ पे शिव प्रयाग दे रखा, हट जाएगा। रुद्र प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग, देव प्रयाग, केदार प्रयाग, है ना, ये गलत दे रखा है। और चलिए चौथे ऑप्शन देख लेते हैं, वही राइट आंसर होना चाहिए, रुद्र प्रयाग, देव प्रयाग, कर्ण प्रयाग, नंद प्रयाग और विष्णु प्रयाग, ठीक है, तो ये डी इज़ द राइट आंसर। आगे, व्हाट इज़ द
थीम ऑफ नंदा राज जाट, है ना, तो नंदा राज जाट जो है इसकी थीम क्या है, ठीक है, तो ये एक पिलग्रिमेज ट्रैवल होती है। देखो बड़ा मतलब विचित्र सा स्टेटमेंट बनाया जाता है उत्तराखंड एग्ज़ाम में, तो थोड़ा सा मैं कहूँगा भाई एग्जामिनर से प्लीज़ स्टेटमेंट को प्रॉपर बनाएं, ताकि क्वेश्चंस को समझने में भी, देखो क्वेश्चन ये चीज़ पे भी एक बार मैंने देखा कि क्लास दी गई थी कहीं, मैं एक अच्छा सा जो है सेमिनार अटेंड कर रहा था, वो हम कुछ मतलब विशेष पर्सनस के लिए दिया गया था, उसमें यही बताया गया था कि आप जो क्वेश्चंस बनाते हैं ये वेग नहीं होने चाहिए, स्टेटमेंट जो बनाते हैं वेग नहीं होने चाहिए, कि क्वेश्चन बच्चों को समझ में ही नहीं आए तो फिर वो क्वेश्चन किस काम का, है ना। बेसिक कंपटीशन आप कराइए, पर क्वेश्चन एटलीस्ट ऐसा हो कि वो समझ में आए, वो जो आप उसमें पूछना चाह रहे हो वो उस ऑप्शन से मैच खा रहा हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही वेग हो रहा है। मैं आप देख रहा हूँ प्रीवियस ईयर में 2-3 क्वेश्चन बिल्कुल ही वेग हैं, काफ़ी के स्टेटमेंट तो मैंने खुद से भी बदलने की कोशिश करी कि क्वेश्चन से अलग है। आप देखें केमिस्ट्री वाले पोर्शन में तो मैंने काम ये किया है, क्वेश्चन बिल्कुल ही वेग पूछा है, बट हाँ उसको थोड़ा सा स्टेटमेंट कि भाई बच्चों को एटलीस्ट समझ में तो आए कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। खैर, वेयर आर अशोका शिलालेख फाउंड इन उत्तराखंड, तो आपने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कालसी में, ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आया हूँ। नेक्स्ट है टेहरी डैम जो है ये किस रिवर पे है, तो ध्यान रखना भागीरथी और जो भिलंगना रिवर है इस पर आपका टेहरी डैम है। हेमकुंड साहिब इज सिचुएटेड इन, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, पिलग्रिमेज से पूछा गया है, तो ये है चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। नेक्स्ट, फेमस कुंभ फेयर हेल्ड इन, तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हरिद्वार में। आगे, विच टेम्पल देयर इज अ टेम्पल ऑफ नंदा देवी इन, नंदा देवी जो मंदिर है ना, वो अल्मोड़ा की नंदा देवी, गाने में भी बहुत बार फेमस है। नेक्स्ट, पाताल भुवनेश्वर, ऑब्वियस बात है पिथौरागढ़, ठीक है, काफ़ी अब चर्चाओं का विषय है, काफ़ी लोग यहाँ जो है घूमने भी जा रहे हैं। विच वन इज नॉट ए पंच केदार, अच्छा क्वेश्चन, ठीक है, कि इसमें से कोई जो है पंच केदार नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए। पंच केदार में सबसे पहले बेसिकली जो फेमस हैं उसमें केदारनाथ, ठीक है, और फिर कौन कौन से हैं याद कीजिए, एक है मध्य महेश्वर, है ना, मध्य महेश्वर, एक है तुंगनाथ है, और रुद्रनाथ, है ना, रुद्रनाथ सुने होंगे आपने, और कौन से रह गए, ठीक है, और कौन से रह गए, कल्पेश्वर आई थिंक, है ना, कल्पेश्वर, क्योंकि मुझे ऑप्शन देख के ही याद आए हैं, मेरे दिमाग में यही जो है केदार नहीं आ रहे थे, तो कल्पेश्वर, तो केदारनाथ हैं, कल्पेश्वर हैं, रुद्रनाथ हैं, नॉट पूछा है तो गोपेश्वर ही नहीं है ना, तो गोपेश्वर नहीं है, ध्यान रखना है, केदारनाथ, मध्यमेश्वर, तुंगनाथ, रुद्रनाथ और कल्पेश्वर, ठीक है। चलिए आगे, मैं रॉन्ग आंसर मतलब इसका जो राइट आंसर है, वैसे तो ये रॉन्ग स्टेटमेंट है, ठीक है, उसको मार्क कर देता हूँ। खैर, अगला क्वेश्चन, ये तो आप देख रहे हैं 2021 या 22 में जो आपका उत्तराखंड पीसीएस हुआ था उसमें भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तराखंड स्टेट कम इनटू एग्जिस्टेंस, सिंपल क्वेश्चन है, 9 नवंबर 2000। आगे नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, बुरांस हार्ट केयरिंग, ब्राह्मी मेमोरी ऑफ ब्लड प्योरीफाइंग, ग्लोय फीवर क्योर, तो देख रहे हो सभी आंसर सही है ना। बुरांस आपने सुना है, हार्ट के लिए बहुत फायदेमंद है, गिलोय आपने बहुत सुना है जब फीवर वगैरह हुआ था उसको उतारने के लिए, तो उसके ऑल अबव हो गए। कह रहा फर्स्ट फीमेल माउंटेनियर ऑफ इंडिया, तो आप सभी जानते हैं बछेंद्री पाल हैं। जॉली ग्रांट एयरपोर्ट इज लोकेटेड इन, तो ऑब्वियस बात है देहरादून डिस्ट्रिक्ट में है। हाई कोर्ट ऑफ उत्तराखंड स्टेट इज इन नैनीताल, सभी को पता है। दयारा क्या है, एक बुग्याल है, ध्यान में रखना है, कौन से डिस्ट्रिक्ट में है ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है, कमेंट में। दोरीताल उत्तरकाशी में है, ध्यान में रखिएगा। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क किन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में है, तो पौड़ी और नैनीताल, ठीक है। द हाईएस्ट पीक ऑफ उत्तराखंड इज, तो नंदा देवी इज द हाईएस्ट पीक, और सेकंड हाईएस्ट कौन सी है, कामेट है, ये भी ध्यान में रखिएगा। लैंड सेटलमेंट इज रिलेटेड टू, भूमि जो बंदोबस्त है ये किससे जुड़ा है, तो मेजरमेंट ऑफ द लैंड एज पर गवर्नमेंट स्केल, तो गवर्नमेंट स्केल के अकॉर्डिंग जो आप लैंड मेजर करते हो इसी को हम लैंड सेटलमेंट कहते हैं। अगला है वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रह्म कमल ग्रोस अकर्ड इन द उत्तराखंड, तो देखा गया है कि भाई रात में एक चमकदार फूल खिलता है जिसको हम ब्रह्म कमल कहते हैं, और माना जाता है कि इसमें ब्रह्मा जी का वास है। तो ये जनरली कहाँ पे ग्रो करता है, रॉक्स वगैरह, चट्टानों वगैरह में, जनरली जो हायर लैटिट्यूड्स होते हैं उस पर ये देखने को मिलता है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन प्रोविजंस रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज, तो भैया किस शेड्यूल में जो है, किस सूची में आपकी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज हैं ये आपको बताना है, तो इट इज़ द 8th शेड्यूल। तो याद कीजिए, शेड्यूल्स याद करने का तरीका बहुत सिंपल बताता है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, है ना, बहुत बार रिपीट करा है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, और मान के चलिए इससे क्वेश्चन पूछता है ओल्ड पीएम,
याद है? तो टी फॉर टेरिटरी, ई फॉर एमोलमेंट्स, है ना, कितना पैसा किसको मिलेगा, सैलरी वगैरह। ए ओथ एंड अफर्मेशन, आर राज्यसभा में कितनी सीटें मिलेंगी, एस आपका जो है शेड्यूल एरियाज़ हैं, ओ मतलब अदर शेड्यूल एरिया, एफ मतलब आपका फेडरल लिस्ट, फेडरल लिस्ट का मतलब जिसमें आपकी 3 सूचियां हैं ना, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। ओ 8वें नंबर पे है ऑफिशियल लैंग्वेज। एल है लैंड प्रोविजंस, है ना, जो ऐसा ये जो आपका 9th शेड्यूल है ये इसलिए बनाया गया था ताकि भैया इसको जो है आपका जुडिशरी इसमें कुछ भी छेड़छाड़ ना कर पाए, है ना, तो जुडिशरी के बचाव से ये चीज़ 9th शेड्यूल डाला गया था। बट ऑब्वियस बात है अब हमने इतने सारे अमेंडमेंट देखे गए हैं और अब कहा जाता है कि एवरीथिंग इन इंडिया इज अंडर द जुडिशियल रिव्यू, तो जुडिशरी हर चीज़ को देख रेख करेगी, ध्यान में रखना है। पी 11वां है पंचायत और 12वां है आपका, अच्छा ये वाला पी, सॉरी फॉर डैट, ये पी नहीं है, डी है ना, डिफेक्शन। डिफेक्शन मतलब जो दल बदल कानून है कि भाई कुछ नेता आपको पता ही है कि दल बदल करके दूसरी पार्टी में चले जाते हैं, तो उसके लिए एंटी डिफेक्शन लॉ आपका सूची 10। पी इज़ द पंचायत और एम इज़ द म्यूनिसिपैलिटीज़, तो ये शेड्यूल 11 और ये शेड्यूल 12 है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। प्रश्न यहाँ से पूछे आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, पढ़ाया हुआ भी और देखो ये प्रश्न पूछा भी गया है। आगे, द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड ट्राइबल्स ऑफ उत्तराखंड इज, तो भैया सेकेंड लार्जेस्ट ट्राइबल कौन सी है, तो राइट आंसर इज जौनसारी। तो भैया फर्स्ट कौन सी होगी, तो ध्यान में रखिएगा, फर्स्ट इज थारू, है ना, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इनकी है, फिर इसके बाद हैं जौनसारी, ये ध्यान में रखना है, जौनसारी। और अगर मान लो थर्ड नंबर पे भी पूछा जाए तो बुक्सा याद कर सकते हो, तो एटलीस्ट शुरू के 3 तो आप याद कर ही सकते हैं, थारू, फिर जौनसारी और देन बुक्सा, ठीक है। नेक्स्ट मैच करना है, कह रहा है घरट, है ना, जो घरट होता है ये पानी से चलता है, ऑब्वियस बात है, घरट चक्की, सुना होगा इसके बारे में। ओखली मूसल अनाज के लिए होता है, सभी को पता है। कोलू ऑक्स, है ना, बैल होता है और बैल जो है ये जनरली कोलू तेल निकालता है। आई थिंक तीनों ही ऑप्शन करेक्ट बन रहे हैं, तो ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। आगे, ओली इज फेमस फॉर, ओली किसके लिए फेमस है, स्कीइंग के लिए, है ना, तो ये ध्यान में रखना है। विच प्लेस इज फेमस फॉर रिवर राफ्टिंग, तो ध्यान रखना है कोडियाला, ठीक है ना, तो ये जो कोडियाला से आपने राम झूला यहाँ तक की आपने सुना होगा कि राफ्टिंग होती है। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमिश्नर ऑफ कॉलोनियल कुमाऊं एंड गढ़वाल इंट्रोड्यूस द रेवेन्यू पुलिस सिस्टम, तो रेवेन्यू पुलिस सिस्टम जो है किस कमिश्नर के द्वारा जो है लागू किया गया था, तो ध्यान में रखना राइट आंसर इज सर हेनरी रैमसे, ठीक है, तो ये ध्यान में रखना है। अच्छा, द हेडक्वार्टर ऑफ SCERT स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, सेंटर तो बहुत सारे हैं पर हेडक्वार्टर कहाँ है, देहरादून में है, ध्यान में रखना है। एज पर सेंसस 2011 द फीमेल लिटरेसी परसेंटेज ऑफ उत्तराखंड इज, तो देखो 2011 के अकॉर्डिंग पूछा गया है, तो भैया वो लगभग है 70%, बट अब रिसेंट में कितना चल रहा है, तो रिसेंट में वो आंसर इज़ द राइट आंसर इज़ द 78.54। तो काफ़ी बच्चे इसमें भी जो कन्फ्यूज्ड हैं कि सर राइट आंसर क्या होगा, तो सेंसस पूछा गया तो उसके अकॉर्डिंग सही आंसर 70% ही होगा। बट ऑब्वियस बात है भाई 2011 से 24 में आगे 13 साल बढ़ गए हैं, तो ऑब्वियस बात है अब लिटरेसी रेट और बढ़ गया है ना, पढ़ा लिखा भारत बन रहा है। तो अब अगर पूछा जाए अकॉर्डिंग टू नाउ, हालांकि अकॉर्डिंग टू नाउ नहीं पूछा जाएगा क्योंकि ऑब्वियस बात है अलग अलग सर्वे में अलग अलग डाटा निकल सकता है, ठीक है, तो अगला सेंसस में जो आएगा उसको हम मान के चलेंगे। फिलहाल ओल्डर सेंसस के अकॉर्डिंग 70% इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, लॉन्गेस्ट सरफेस माउंटेन रेंजेस इन द वर्ल्ड, सबसे लंबी माउंटेन रेंजेस जो श्रृंखला है, पहाड़ों की श्रृंखला, पर्वतीय श्रृंखला, वो कौन सी है, तो ध्यान में रखना है राइट आंसर इज द एंडीज। और एंडीज कहाँ है, साउथ अमेरिका में है, ध्यान में रखना, ठीक है। और रॉकीज़, सर ये रॉकीज़ कहाँ है, ये नॉर्थ अमेरिका में है, ध्यान में रखना, ठीक है। अच्छा, इस एंडीज माउंटेन की सबसे हाईएस्ट अगर पीक पूछे जाए तो माउंट एकोंकागुआ ये है, ध्यान में रखिएगा। हिमालय आपको पता ही है, भारत नेपाल, है ना, भारत और नेपाल में है। एल्प्स, ये जो एल्प्स माउंटेन है ये आपका यूरोप में है ना, स्विट्जरलैंड वगैरह जो देश हैं तो वो एल्प्स माउंटेन के चारों तरफ जो है, ठीक है। चलिए, तो इसका राइट आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, इट इज एंडीज इन नॉर्थ अमेरिका। विच ऑफ द फॉलोइंग हिल्स आर प्रेजेंट वेयर ईस्टर्न घाट एंड वेस्टर्न घाट मीट, है ना, तो ये क्वेश्चन देखो काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो नीलगिरी हिल्स जहाँ पे ईस्ट और वेस्टर्न घाट आपके मिलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि हमारा ये प्यारा भारत है, इसकी तरफ यहाँ पे कुछ पर्वतीय श्रृंखला है जिसको हम वेस्टर्न घाट कहते हैं, इस साइड में है इसको हम ईस्टर्न घाट कहते हैं। जहाँ पे ये मिल रहा है देखो वी शेप में ही बनता है और उसके बीच में आपका प्लेट्यू पठार होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो जिस पॉइंट पे मिल रहे हैं उसको हम नीलगिरी हिल्स कहते हैं या नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हाउ मैनी डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड आर लिंक्ड विद इंटरनेशनल बाउंड्रीज। तो भैया इंटरनेशनल बाउंड्रीज जो है उत्तराखंड के कितने डिस्ट्रिक्ट बना रहे हैं, तो ये ध्यान में रखना, बड़ा सिंपल प्यारा क्वेश्चन। 5 डिस्ट्रिक्ट हैं, जिसमें से नेपाल है ना, ऑब्वियस बात है डिफरेंट कंट्री है, और चाइना एक डिफरेंट कंट्री है। तो नेपाल से भी 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट जो हैं बाउंड्री शेयर करते हैं, और चाइना से भी 3 ही डिस्ट्रिक्ट हमारी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेपाल से कौन कौन करता है सर? पिथौरागढ़ हो गया, चाइना से भी पिथौरागढ़। तो पिथौरागढ़ तो नेपाल और चाइना दोनों से कर रहा है, ठीक है। और फिर नेपाल से कौन कौन कर रहा है, तो ध्यान में सकते हो चंपावत है ना, सुना भी होगा, और इसके अलावा उधम सिंह नगर है ना, उधम सिंह नगर। और चाइना से कौन कौन? पिथौरागढ़ हो गया, चमोली हो गया, और उत्तरकाशी हो गया। तो पिथौरागढ़ तो कॉमन हो गया, वैन में आ गया है ना, वैन डायग्राम के बीचों बीच आ गया। इसके अलावा नेपाल में ध्यान में रखना है चंपावत और आपका उधम सिंह नगर, और चाइना की बात करूँ तो आपका चंपावत, ठीक है, नो सॉरी चमोली और आपका उत्तरकाशी हो जाएगा, ठीक है। तो चाइना से चमोली और उत्तरकाशी हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा इसको, टोटल 5 डिस्ट्रिक्ट आपकी इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। आगे, द कांग्रेस डिक्लेयर द कंप्लीट इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एज इट गोल एट विच सेशन। तो अच्छा क्वेश्चन है, लाहौर सेशन में जो है कंप्लीट इंडिपेंडेंस इन्होंने मांगा था, ठीक है, ध्यान में रखना है। और हाउ मैनी लोकसभा मेंबर इलेक्टेड फ्रॉम उत्तराखंड, सिंपल क्वेश्चन है, 5 मेंबर जो हैं लोकसभा के इलेक्ट होते हैं उत्तराखंड से। अगला है टोबिन टैक्स, और ये क्वेश्चन मैंने वही यूकेपीएससी जो आपका यूकेपीएससी या पीसीएस का जो एग्जाम होता है उससे मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन लिया है। टोबिन टैक्स इकोनॉमिक्स में ऑब्वियस होता है, टैक्स और इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन बनता है। तो टोबिन टैक्स कब लगाया जाता है, तो ऑन फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन पे लगाया जाता है, ये आपको ध्यान में रखना है। आगे, हु रेगुलेट द मार्केट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट ऑफ इन इंडिया। हालांकि 2022 का क्वेश्चन है, पर आपने देखा है कि किसान आंदोलन इसी के आसपास घूम रहा है। तो एपीएमसी जो मार्केट होती है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमेटी है ना, एनेक्टेड बाय स्टेट, तो यही जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट इन इंडिया को देखते हैं, ठीक है। टोटल इसमें आपके जो हैं 22 जो हैं अनाज इसमें रखे गए हैं। खैर हालांकि उसमें लॉज वगैरह सब अभी फ्लॉस कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे जो है समस्या आ रही है। आगे, हु वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, अच्छा क्वेश्चन है। तो जॉन ग्रीगर मेंडल वाज द फादर ऑफ जेनेटिक्स, ध्यान में रखना है। व्हाट आर रामसर साइट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। इस साल जो है रामसर साइट आपकी अब 2024 में आप देखेंगे टोटल 80 जो है रामसर साइट्स अब भारत में हो चुकी हैं। और जो रामसर साइट होती हैं ये इंटरनेशनल साइट होती हैं, वेटलैंड फॉर इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। और रामसर जो है ईरान में एक जगह है, ठीक है, वहीं पे फर्स्ट टाइम आपका रामसर वेटलैंड बनाने के लिए, मतलब ऐसी जगहें है ना जो गीली भूमि हैं या दलदल हैं या मार्सी एरियाज़ हैं, ठीक है, ताकि वो डिप्लेस ना हो जाएं। क्योंकि ऑब्वियस बात है मार्सी लैंड होगी तो कुछ टाइम बाद वहाँ पानी जैसे सूखने लगेगा, लोग वहाँ अपनी ज़मीन ऑब्वियस बात है उस पर अपना हक जताने लगेंगे और वहाँ पे खेती वगैरह करने लगेंगे, ठीक है। और ये ऑब्वियस बात है वेटलैंड जो होती है इनको किडनी भी कहा जाता है, पानी रिफाइंड होके नीचे भेजती है, ठीक है। तो ऐसी अब टोटल आइडेंटिफाई कर ली हैं कि भाई नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए भारत में ऐसी 80 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। जिसमें अगर सबसे ज़्यादा पूछी जाए तो ये भी ध्यान में रख सकते हैं, सबसे ज़्यादा हैं तमिलनाडु में 16 वेटलैंड्स हैं, ठीक है। और अगर उत्तराखंड में भी है, हाँ जी बिल्कुल है, उत्तराखंड में असम है ना, असम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, तो ये जो है असम कहाँ पे है सर, ये देहरादून में, ये भी ध्यान में रखिएगा। तो ये हमारे उत्तराखंड की जो है एक रामसर साइट है, ये भी ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, झूम क्या है सभी को पता है, एक टाइप ऑफ एग्रीकल्चर है, कल्टीवेशन है, झूम कल्टीवेशन सुना होगा, ठीक। नेक्स्ट, द सब्सटेंस विच हैज़ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, भैया बहुत ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन है और लो रेजिस्टेंस है, तो मतलब रेजिस्टेंस कम, इलेक्ट्रिसिटी या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड करंट, और ऐसी चीज़ों को हम कंडक्टर सुचालक कहते हैं, ठीक है। आगे, किसको प्लोअर ऑफ द सॉइल कहा जाता है, कक्षा 6 का क्वेश्चन है, अर्थवार्म को, है ना, सभी जानते हैं, जो केंचुए होते हैं इन्हीं को मिट्टी को जोतने वाला कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। लाइट ट्रैवल मैक्सिमम स्पीड इन, सभी को पता है वैक्यूम में सबसे ज़्यादा स्पीड से लाइट ट्रैवल करती है, और उसी में हम स्पीड याद भी करते हैं, जिसको हम स्पीड ऑफ लाइट का कांस्टेंट भी मानते हैं, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। स्कर्वी डिजीज इज कॉज्ड बाय विच विटामिन, तो ऑब्वियस बात है विटामिन सी, और याद कीजिए विटामिन वगैरह ये सब मैं पढ़ा चुका हूँ, इनकी डेफिशिएंसीज पढ़ा चुका हूँ, ध्यान में रखिएगा। और जिनको केमिस्ट्री के लिए क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं उनको भी मैं एक सजेशन दे देता हूँ, 17 क्लासेस में एनवायरमेंटल सुपरवाइजर वाले टाइम पे लाया था, वो 17 क्लासेस जरूर देख लेना, बहुत हेल्प मिलेगी। डायरेक्ट 22 क्वेश्चन वहाँ एनवायरमेंटल सुपरवाइजर में उसी क्लासेस से पूछा गया था, प्लीज़ इसको ध्यान में रखना। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, PYQs ही वहाँ पर मैंने कराए हैं। आगे, द स्पर्म यूज फॉर आर्टिफिशियल इंसीमिनेशन ऑफ कैटल आर स्टोर्ड इन, तो ध्यान रखना लिक्विड अमोनिया में फ्रीज करके इसको रख दिया जाता है, ठीक है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आर्टिफिशियल जो इंसीमिनेशन के लिए स्पर्म्स हैं कैटल्स के, किसके, कैटल्स के,
ठीक है, तो उसको किस में रखा जाता है, ध्यान में रखना, लिक्विड अमोनिया में रखा जाता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल ग्रुप सेलुलोज बिलोंग, सेलुलोज किसको बिलोंग करता है, अरे भैया कार्बोहाइड्रेट ही तो होता है ना, स्टार्च एंड सेलुलोज बोथ आर कार्बोहाइड्रेट्स। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी मेमोरी इन कंप्यूटर सिस्टम, तो इट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी, है ना, तो ध्यान में रखना है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, कितने जीबी का फ़ोन लिया है ना, कितने, तो हम उसमें कहते हैं 8 GB, तो 8 GB क्या होगी, इसकी रैम हो गई, ठीक है, और रीड ओनली मेमोरी उसका जो है 256 वगैरह जो भी आप बताते हैं, ठीक है। हु इनिशिएटेड द मैती मूवमेंट, तो मैती मूवमेंट जो है किनके द्वारा चलाया गया है, तो राइट आंसर इज द कल्याण सिंह रावत, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक। चलिए आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्टेट ट्री ऑफ उत्तराखंड, बहुत बार पूछा आने वाला क्वेश्चन है, पीसीएस में पूछा गया है, तो ध्यान रखना बुरांस, है ना, इसका हमने अभी एप्लीकेशंस भी देखा था। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिडेवल बुक इज नॉट, है ना, नॉट सोर्स ऑफ हिस्ट्री ऑफ उत्तराखंड, तो राइट आंसर इज द बाबरनामा, बाबरनामा जो है बाबर की खुद की ऑटोबायोग्राफी थी, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो बाबरनामा में उत्तराखंड का कोई भी जो है उसमें लेख नहीं है कि जिसमें आपको उत्तराखंड की हिस्ट्री बताई जा रही हो, ठीक है। तो ये थे आपके 100 क्वेश्चंस, ठीक, और मैंने सारे क्वेश्चंस यहाँ पे PYQ लिए हैं, और ये हमारी टेस्ट सीरीज़ 1 थी। क्वेश्चंस देखिए किस तरीके से पूछे जा रहे हैं। टेस्ट सीरीज़ का मतलब मैं फिर से ये कह रहा हूँ कि ये नहीं है कि केवल 100 क्वेश्चंस लगा लेना और काम खत्म करना, ऐसा नहीं होता है। टेस्ट सीरीज़ को एनालाइज करना होता है, इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं किस तरीके से पूछे गए हैं और ऑप्शंस आपको कैसे हेल्प उससे ले सकते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, बता चुका हूँ, मात्र 99 रुपीज़ में कंप्लीट GS, ठीक है, और उसके साथ टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो 149 में आपका पूरा GS, वो 10 टॉपिक्स, जिसमें से आपको 2-3 टॉपिक तो मैं कहूँगा आपका जो 30% या 40% सिलेबस हो मैंने यूट्यूब पे भी करा रखा है, ठीक है। और आप चाहते हैं कि केमिस्ट्री, है ना, और उसकी टेस्ट सीरीज़ या GS प्लस केमिस्ट्री का टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हैं, वो 149 में है। आप मान के चलो 5 टेस्ट हैं, एक टेस्ट में मैं 200 क्वेश्चन दे रहा हूँ, 5 टेस्ट मतलब 1000 क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और 1000 क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, तो मान के चलिए बहुत अच्छी लीड आप लेके जा रहे हैं एग्जाम के लिए, ठीक है। तो आज क्लास को इतना ही रखता हूँ, कोई भी डाउट बनता है कमेंट में पूछ सकते हैं, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। पसंद आए तो भैया इतनी देर से मेहनत की है, लाइक ज़रूर कर जाना, शेयर ज़रूर कर लेना और सब्सक्राइब भी कर लेना। बाय बाय एंड टेक केयर।